आखिर राजस्व का हानि हुई कि नहीं हुई? 5 साल, 10 साल, 25 साल से जो मकान खड़े थे, वो सरकार की राजस्व की हानि हुई। तो जब मकान बन रहे थे तो अधिकारी कहाँ थे? उस अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको फॉर्म दिखाया कि देखिए इसमें कहाँ गड़बड़ी है, मैंने जो भर के रखा है, फ़ोन में मेरे PDF पड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं उससे हम क्या करें, जाइए लखनऊ निदेशालय में जाके बात कीजिए। एक आम छात्र पढ़ेगा कि जाकर निदेशालयों के बाबुओं के चक्कर काटेगा? वक्त के सुइयों को बदल के रख देता है, बड़े बड़े आंधियों को मसल के रख देता है। इतिहास की क्या बात करते हो यार, युवा जोश तो पूरे भूगोल को बदल के रख देता है, पूरे भूगोल को बदल के रख देता है। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के खास प्रोग्राम कहिए जनार्दन में आप सभी जनता जनार्दन का स्वागत है। आज हमारी टीम गोरखपुर विश्वविद्यालय के विवेकानंद छात्रावास में उपस्थित है और आज हम युवाओं की इस बढ़ती महंगाई पे युवाओं से बात करेंगे, युवाओं की समस्या को जानेंगे और आप तक दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ तमाम युवा चेहरे हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो महंगाई का विषय है इस समय, उस पे क्या इनकी पीड़ा है और क्या समस्याएं हैं, और भी समस्याओं से रूबरू होंगे। छात्रावास में अनेकों प्रकार की जो भी समस्याएं होंगी उनकी बातों को सुनेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अमन दीक्षित है और मैं आप दोनों लोगों का अपने छात्रावास की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। अमन जी, जिस तरह से बढ़ती महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है, उससे आपके शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब प्रभाव तो है ही, जो भी हमें पुस्तकें सामान्य तौर पर कम दामों में मिल जाया करती थी उस पर प्रभाव है। महंगाई की स्थिति ये है कि इस गर्मी के मौसम में आमतौर पर लोग नींबू पानी का इस्तेमाल करते थे और नींबू आज हमारे आसपास अगल बगल से ही गायब हो गया है। कोई यहाँ तक कि जो आज हम व्हाट्सएप देख रहे थे तो नींबू मिर्ची का जो कॉन्सेप्ट था कि नज़र ना लगे, तो नींबू के स्थान पर एक लहसुन लगा हुआ था तो उसका भी एक विकल्प ढूंढ लिया गया है। तो महंगाई का यही परिणाम है और नज़र नींबू को ही लग गई। नींबू को ही नज़र लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे छोटे भाई ने बहुत सही बात बोली है कि नींबू को नज़र लग गई है। नींबू को ऐसी नज़र लगी है कि वो बाज़ार में दिख ही नहीं रहा है, और दिख भी रहा है तो इतने अधिक मूल्य हैं उसके कि एक नागरिक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाता है और डेली वर्कर है, वो तो कभी नींबू का सेवन कर ही नहीं पाएगा। वो तो बात खैर की बात अलग है, लेकिन महंगाई का अगर देखा है तो महंगाई चरम पे है। जो सिलेंडर हमको पहले 600 या 400 रुपये मिला करते थे, आज हमको 1050 रुपये मिलते हैं। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल दिन पे दिन डेली कम से कम डेली 80 पैसे 50 पैसे डेली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये डेली ऐसे इंक्रीज करता रहा तो एक बहुत बड़े तबके के ऊपर ये महंगाई इतनी ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएगा। आज मार्केट में जाइए, आप देखिए हरी सब्जियां इतनी महंगी हो गई। और महंगी क्यों हुआ है? किसान को आप तो 2 रुपये किलो दे रहे हैं, लेकिन जो फुटकर मार्केट में बेचने वाले हैं 2 रुपये खरीद के वो उससे 50 रुपये वसूलते हैं। इसीलिए किसान आंदोलन किए थे कि हम लोगों को एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करें, हमको भी बेनिफिट मिले। एक जिसको कहा जाता है कैपिटलिस्ट, उसको बेनिफिट ना मिल के हमको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। इस बात पे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि ये लगातार जो महंगाई बढ़ रही है इस पे सरकार कंट्रोल कर पाएगी? अभी तो मैं फ़िलहाल 6-7 सालों से देख रहा हूँ, अभी तक तो कोई कंट्रोल नहीं हो पाया। उनका काम था कि कहना कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं ये मेरा मानना है कि सबका साथ तो है लेकिन विकास किसी का नहीं। आप क्या कहेंगे? आपका नाम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है। मैं तृतीय वर्ष 6ठम सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। महंगाई पे सर आप क्या बोलेंगे? महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो महंगा होगा और उससे हर आम चीज़ें जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाती हैं वो महंगी हो जाएंगी। सब महंगी हो जाएंगी। हमको किताबें महंगी अब मिलती हैं, पहले हमको सस्ती मिलती थी, और जो है जितनी भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीज़ें हैं समस्त महंगी हो जाएंगी। तो पेट्रोल डीजल को निश्चित ही सस्ता होना चाहिए और हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं
वहाँ पे भारत की अपेक्षा पेट्रोल डीजल सस्ते मिलते हैं, तो भारत के जो है सत्ता पक्ष को ये भी देखना चाहिए कि जो है पेट्रोल डीजल सस्ते से सस्ते दाम पे आम जनता के लिए उपलब्ध कराए। क्या इसे सरकार इसे कंट्रोल कर पाएगी, आपको क्या लगता है? सरकार जब आई थी तो एक वादा लाई थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो यह विश्वास धीरे धीरे उठता चला जा रहा है, विश्वास उठता चला जा रहा है। विश्वास ये धीरे धीरे उठता जा रहा है। जैसे आपने सवाल किया कि सरकार इस पे कंट्रोल कर पाएगी, सरकार कंट्रोल करने का वादा ला करके ही 2014 में आई थी। कंट्रोल करने की वादा की बात करें तो कहीं थे उन्होंने कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम हो जाएगी। आपके ऐसे हम हज़ारों क्लिप दिखा सकते हैं जिसमें उनकी ये बातें कही गई हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। बात यह है कि जो 100 दिन की महंगाई उन्होंने बात कही, तो हमने इस उम्मीद से उनको वोट दिया कि महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई जो मौजूदा स्थिति है उससे आने वाली स्थिति सुधरेगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी इस चीज़ से बहुत वाकिफ़ होंगे। और रही गई बात कि सामान तो वही खरीदना है आपको भी जो हमें खरीदना है। तो बात यह है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो क्या आने वाले भविष्य में ये जब हमें कोई व्यवसाय नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? श्रीमान, महंगाई का निर्धारण देखिए, महंगाई का जो निर्धारण है, तो महंगाई हम निर्धारित कैसे करें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैसे मान लें कि महंगाई बढ़ रही है। देखेंगे कि जब प्रति व्यक्ति आय जो है, आय कम होगा और खर्च ज़्यादा होगा, व्यय ज़्यादा हो जाएगा, तो महंगाई बढ़ेगी। आज चूँकि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, गांव में रहते हैं, गांव की आज भी स्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति कमाने वाला है और उस पर कम से कम परिवार के 6 से 7 लोग डिपेंडेंट हैं, जिसमें पढ़ने वाला छात्र है, वृद्ध माता पिता हैं जिनकी दवाइयाँ आवश्यक हैं, और घर में और अन्य उपयोगी सामान की आवश्यकता है ही, महिलाएं हैं और भी बच्चे हैं छोटे, सबको लाइबिलिटी अधिक है, इनकम कम है। कुछ न कुछ आवश्यकता है, और उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले आय की आवश्यकता है, और आय के लिए हमें अच्छे रोजगार की ज़रूरत है जिससे कि हमें अच्छी आय हो सके। देश की सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था ये है कि हमारे पास आय नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़े बेच लो। भाई, पकौड़े में भी आय है, रोज़ 500 रुपये कमा रहा है। यदि मुझे ये नहीं समझ में आता कि सब पकौड़े ही बेचने लगे तो खरीदेगा कौन? मैं आज विधि का विद्यार्थी। प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि स्किल डेवलप कर लो, अपने स्वनिर्भर हो जाओ। ठीक है, हर घर में एक इलेक्ट्रिशियन हो जाए, एक डॉक्टर हो जाए, एक वकील हो जाए, और जैसे यही सब छोड़ दीजिए, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, मूलभूत जो मूल चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन 3 चीज़ों की व्यवस्थाएं वो तो वैसे ही दे रहे हैं। एक तरह से राशन भी फ्री ही कर दिए हैं, रोटी फ्री मिल रही है। क्या इससे लाभ नहीं मिल रहा है? लाभ, जीवन में कुछ कठिनाइयाँ कम हुई हैं या? देखिए महोदय, मैं फ्री राशन को इस नज़रिए से देखता हूँ कि वह आने वाली पीढ़ी के भीतर एक नपुंसकता पैदा की जा रही है। वह पीढ़ी काम करने के प्रति थोड़ी भी लाइबिलिटी नहीं लेना चाहती है। क्यों? क्योंकि सरकार उसे रोटी दे रही है, सुबह शाम खाने को मिल जाएगा, और खाने को मिल जाएगा तो वह काम करना क्यों चाहेगी? आपको यदि प्रतिदिन दोनों समय बढ़िया खाना मिल जाए तो आप क्यों दर दिन भर धूप में ठंड में दौड़ने की कोशिश करेंगे? क्या ज़रूरत है? किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार को स्किल डेवलप करना चाहिए कि लोगों को रोटी देना न पड़े, वो रोटी खुद पैदा कर लें। सरकार तो ये कह रही है, सरकार तो ये बात कह रही है, तो फिर वो राशन फ्री में क्यों दे रही है? उसको रोजगार देना चाहिए युवाओं को, जिसको जो है रोटी कपड़ा फ्री में दिलवा रही है, मकान दिलवा रही है, उस युवाओं को, वहाँ के लोगों को ऐसा स्किल डेवलप करे कि वह स्वयं अपना मकान बना सकें, वह स्वयं जो है रोटी पैदा कर सकें। सरकार इस पे काम नहीं कर रही है, ये अपने वोट बैंक के लिए काम। अच्छा, सरकार चुनाव के समय सारी पार्टियां अलग अलग वादे किए थे। क्या आपको इस समय क्या लगता है कि सरकार इसके धरातल पे है जो वादे उन्होंने किए थे? अच्छा, एक वादा आपको याद है बीजेपी ने ही किया था कि उनकी सरकार है तो प्रश्न उन्हीं से रहेगा। मैनिफेस्टो उनका था कि होली में वो सिलेंडर देंगे। आप पूछ लीजिए जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके कि कितने लोगों को सिलेंडर मिला है होली में। होली, दिवाली, दशहरा बोले थे ना कि फ्री जो है सिलेंडर देंगे, कितने लोग उसके लाभार्थी हुए हैं? 0। श्रीमान, हमारे माननीय योगी जी ने कहा था कि सबको लैपटॉप और जो भी चीज़ें हैं दिया जाएगा।
और हमारा विद्यालय एक ऐसा निकम्मा कहा जाए कि नालायक है या उसको जो भी कह लिया जाए, अभी तक विश्वविद्यालय में एक भी बच्चा ना टैबलेट पाया है ना मोबाइल पाया है। नहीं, अब तो चीजें शुरू हो गई है ना, स्मार्टफोन मिलने लगे हैं। शुरू हुए हैं आप कह रहे हैं। मैं छात्रवृत्ति के विषय पर बात करूं। विश्वविद्यालय के छात्रों की सबसे बड़ी इस समय पीड़ा ये है कि विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति कुछ दिनों पूर्व तक उसका स्टेटस जो था वो यह दिखा रहा था, मेरा खुद का स्टेटस जो था 13 फरवरी को यह दिखा रहा था, 13 फरवरी से कि वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। कल मैं 3-4 दिनों पहले अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक किया तो उस पर दिखा रहा है कि नॉट फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, योर फॉर्म इज़ नॉट फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, योर फॉर्म इज़ ब्लॉक्ड। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी को विश्वविद्यालय ने मेरा फॉर्म भेजा ही नहीं, और मेरा फॉर्म विश्वविद्यालय तक गया, विश्वविद्यालय से भेजा नहीं गया, और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हवा में ही मेरा फॉर्म वेरीफाई करके स्टेट को भेज दी। और मेरा ही नहीं, यहाँ पर उपस्थित बहुत से ऐसे सबका यही स्थिति है। मैं बता दूं, हमारा भी पहले दिखा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट पे वेरीफाई है, अब फिर इस समय निरस्त दिखा रहा है। और देखिए एक चीज़ और है, कल मैं जब वहाँ समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय गया तो वो कह रहे हैं कि इससे हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, सारा कार्यक्रम लखनऊ से हो रहा है, आपके फॉर्म में गड़बड़ी होगी। मैंने उनको फॉर्म दिखाया कि देखिए इसमें कहाँ गड़बड़ी है, मैंने जो भर के रखा है फ़ोन में मेरे PDF पड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं उससे हम क्या करें, जाइए लखनऊ निदेशालय में जाके बात कीजिए। एक आम छात्र पढ़ेगा कि जाकर निदेशालयों के बाबुओं के चक्कर काटेगा कि अपने स्कॉलरशिप की डिमांड को किसी के समक्ष रखेगा। कुछ बच्चे जिलाधिकारी महोदय के पास गए तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा जो कार्यवाही की जा सकती है की जाएगी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने IGRS पे कंप्लेन किया, पर डे एक बार मेरे पास फीडबैक के लिए कॉल आता है प्रतिदिन, और कॉल में मैं कहता हूं कि मैं असंतुष्ट हूं, मेरी ये समस्या, अभी तक ये कार्यवाही नहीं की गई। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप असंतुष्ट हैं, हम असंतुष्ट का वो फीडबैक लगा दे रहे हैं और अगले अधिकारी को हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। मैं IGRS के पोर्टल खोलकर आपको दिखाऊं, फॉरवर्डेड में सारे अधिकारी अपनी अपनी कोरम पूर्ति किए जा रहे हैं और कोई कार्यवाही नाम की कोई चीज़ नहीं है, 1% किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए, स्कॉलरशिप मिलना एक ये होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का प्रोत्साहन किया जाता है। मान लीजिए जो गरीब व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से पैसा मांग के वो एडमिशन लिया, कहा कि भैया मैं स्कॉलरशिप आएगा मैं आपको दे दूंगा। छात्र के जीवन में स्कॉलरशिप का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके खर्चों के लिए वो रकम दी जाती है जिससे वो अपना पढ़ाई लिखाई कर सके। जी, और गवर्नमेंट इसीलिए देती है कि वो अपने जो भी आगे की पढ़ाई वो निरंतर रख सके, बीच में उसको ड्रॉप ना कर सके। अभी मेरे भाई ने बोला कि हम लोग गए थे समाज कल्याण अधिकारी के पास, तमाम लोगों के पास, किसी के पास कोई सुनवाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अधिकारिता नहीं है, सारी चीज़ें लखनऊ से। अरे जब सब सारी चीज़ लखनऊ से होनी है तो हम लोग बच्चे, इसके मतलब सारे बच्चे लखनऊ जाएं, पढ़ें कि वो लखनऊ जाएं। पद रखा ही किस लिए गया है, उसको भी खत्म कर दिया जाए। क्या जरूरत है जिला समाज कल्याण अधिकारी के होने की? जब हम लखनऊ ही जाकर निदेशालय से अपना काम कराएं तो इनके होने न होने का मतलब क्या है, आप बताएं। ये बताइए, मैं अपनी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय के डीन ऑफिस तक जाऊंगा, डीन ऑफिस से कहाँ जाऊंगा तो DSW ऑफिस जाऊंगा, DSW ऑफिस से कहाँ जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा, मैं तो अभी विश्वविद्यालय के क्या कहते हैं समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय नज़दीक है तो मैं 5 बार चला जाऊंगा समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय। लेकिन जो छात्र दूर दराज के क्षेत्रों में है, जो स्कॉलरशिप की समस्या से पीड़ित है, वो तो कभी उनके पास जा ही नहीं पाएगा, कभी वो अपनी बात कह ही नहीं पाएगा। वो तो जानता भी नहीं कि जिलाधिकारी बैठते कहाँ हैं। ये स्थितियाँ हैं और इन स्थितियों में वो कह रहे हैं कि आप चले जाइए निदेशालय लखनऊ। एक आम विद्यार्थी आप बताइए कि वह निदेशालय तक जाएगा कैसे, उसके जाने का माध्यम क्या होगा? मैं यदि यहाँ से टिकट कटाऊँ तो यहाँ से लखनऊ का टिकट लगभग 200-250 का पड़ जाएगा, इधर से जाने का उधर से आने का। निदेशालय आने जाने का खर्च मेरा कम से कम 100 रुपये, और दिन भर जाऊँगा आऊँगा, अपना दिन वेस्ट करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, लगभग 1000 का खर्च हो गया। मेरी स्कॉलरशिप आनी है 6-7 हज़ार 10,000 रुपये, जिसमें से 1000 हमने ऐसे कर दिया और 4 बार फॉर्म भरे हैं तो उसमें लगभग 1000 रुपये खर्च हो गए। मेरे पास बचा ही क्या? मैं किस बात के लिए सरकार को मानूं, किस बात के लिए महंगाई की बात करूं, जब मेरे मूलभूत जो अधिकार हैं वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं? ये जो सरकार है ज़मीनी स्तर पे फेल है, लेकिन इसको दिखाने के लिए प्रचार इतना ज़्यादा किया जा रहा है। ये सरकार चल रही है एडवर्टाइजमेंट पे। अब सोचिए, हर चीज़ पे आप एडवर्टाइजमेंट करके दिखाना चाहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये राशन इतने दिनों तक कांग्रेस ने राशन दिया, क्या उसने अपना फ़ोटो छपवाया था? क्या कर रहे हैं?
डेली अखबारों में निकलता है डबल इंजन की सरकार, हमने इतने खाद्य वितरण किए, इतने किए, और कुछ नहीं निकलता है। सब यही आप दुष्परिणाम पूछ रहे थे कि क्या होगा, ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो इससे समाज में अपराध बढ़ेगा, हत्याएं बढ़ेंगी, लूट बढ़ेगा और समाज पूंजीवाद की तरफ अग्रसर होगा। और जब पूंजीवाद की तरफ अग्रसर होगा तो समाजवाद का पतन होगा और इससे समाज में जो है अशांति मचेगी और एक भयानक क्रांति उत्पन्न होगी। जिस तरह से रूस में हुआ और अन्य जगहों पे हुआ, विदेश की इतिहास में पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो है एक क्रांति का माहौल पैदा होगा और क्रांति तब होगी जब असंतोष रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग महंगाई से परेशान हैं, महंगाई से परेशान सिर्फ आम जनता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार से है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। हायर क्लास के लोग परेशान बिल्कुल नहीं है महंगाई से, वो तो सपोर्ट करेंगे ही। ये कैपिटलिज्म की तरफ से हमारा समाज जा रहा है और हमें जबकि एक्चुअली में सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए, समाजवाद की तरफ काम करना चाहिए। ये काम नहीं हो रहा है धरातल पे। क्योंकि हम लोग बताएं। हम सामान्य ग्रामीण परिवेश से हैं। हमारे वहाँ एक बाबा जी हैं, बुजुर्ग हैं काफ़ी, वो कहते हैं कि जब नंगा है तो नंगे को और कितना नंगा करोगे। तो जो बिल्कुल ही लास्ट क्लास पर है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास तो वास्तव में कुछ नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। जो लोअर मिडिल क्लास है वो पीड़ित है, इतना पीड़ित है कि वो अपने कपड़े इतने भी नहीं बचे कि वो अपना तन ढक सके और इतने भी नहीं बचे कि किसी को दान कर सके। स्थिति ये है कि हम उस कपड़ों को भी नोचा जा रहा है उससे, और हम उसको भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बच जाए, कुछ बच जाए, कुछ बच जाए और उससे थोड़ी इज्जत बची रहे। लेकिन सरकार के अपने नीतियां हैं, अपने तंत्र हैं, उनको सामान्य ज़मीनी स्तर पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सरकार का एक दावा और भी है कि जो रोजगार की बात हुई कि जितने रिक्त पद हैं अभी उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन ये कहीं स्पष्ट नहीं है कि ये होना है कि नहीं होना है। इस पे आप क्या कहेंगे? 2017 में भी यही दावा किया गया था कि सारे पदों को भर दिया जाएगा। लेखपाल की भर्ती 2017 लेखपाल की भर्ती 2017 से ही निकल रही है, लेकिन 2022 आ गया, अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है कब क्या होगा। हमारे ही छात्रावास के एक बड़े भाई हैं, 2016 यूपीएसआई वैकेंसी के पीड़ित हैं और उनकी स्थिति इस समय आप देखेंगे तो बड़ी ही विचलित स्थिति में है। उनकी पीड़ा वही समझ सकते हैं, हम भी कुछ कह नहीं सकते उस विषय पर। हमारे यहाँ बड़े भाई हैं, उनके बहुत ही निकटस्थ रहे होंगे, ये कुछ ज़्यादा ही पदें हैं उसको संविदागत करती चली जा रही है। जैसे हम विधि के छात्र हैं तो हमारे लिए वैकेंसी उसको निकालना चाहिए एपीओ की, जे की, पीसीएसजे की, तो पिछले 5 सालों से तो निकाली नहीं है। तो न्यायालयों में क्या होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को न रख करके वो शासकीय अधिवक्ता नियुक्त कर देंगे, उनसे वो काम चला रही है। सरकार कम पैसे में बस अपना काम चलाने की कोशिश कर रही है। वो इस तरह से अब अपना जो है, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो किए गए वादों पे भी सीधा माना जाए तो खरी नहीं उतर रही है। बिल्कुल नहीं उतर रही है। वो सिर्फ भ्रमित कर रही है, धोखा दे रही है, जुमलेबाजी कर रही है, मंदिर मस्जिद में बजा रही है, मेन मुद्दों से ध्यान को भटका रही है। और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि तमाम मीडिया चैनल्स हैं टीवी में, लेकिन कहीं पे भी महंगाई, बेरोज़गारी पे कोई डिबेट नहीं होता है। डिबेट किस पे हो रहा है? पाकिस्तान पे हो रहा है, हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, अजान पे हो रहा है, माइक पे हो रहा है, कौन सबसे ज़्यादा कोलाहल मचा रहा है, इस पे हो रहा है। जबकि एक्चुअल में हमें डिबेट तो इस पे होना चाहिए कि महंगाई कितनी है, हमको क्या मूलभूत सुविधाएं मिल रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, सरकार कौन सी काम कर रही है, कौन से कामों में विफल हो रही है, इस पे चर्चा नहीं है। स्थिति ये है कि लोगों को एक भय बना हुआ है कि बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, और बाबा के बुलडोजर की बाबा का बुलडोजर तो अनर्गल तो चल नहीं रहा है, वो तो नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं। नहीं, आप हमें ये बताइए कि बाबा का बुलडोजर जो है वो अतिक्रमण पे चल रहा है। अच्छा, एक सेकंड। जो अधिकारी बाबा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं कि अतिक्रमण न होने पाए उस जमीन की जिम्मेदारी के लिए, तो उस समय वो सो रहे थे जब मकान बन रहा था। सही क्वेश्चन ये। उन पे कितना कार्रवाई हुआ? जिसके कार्यकाल में रहते हुए इस मकान का निर्माण किया गया, आखिर राजस्व का हानि हुई कि नहीं हुई? 5 साल, 10 साल, 25 साल से जो मकान खड़े थे वो सरकार के राजस्व की हानि हुई। तो जब मकान बन रहे थे तो अधिकारी कहाँ थे? उस अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिसके निर्देशन में, जो उसके शासनकाल में वो बना मकान, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए।